Hello everyone, welcome back to Line Science Academy, and today we are having our series of MCQs on Indian polity. So इसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे और सारे एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से आज हम यहाँ पे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. सो 9 से 10 क्वेश्चंस का सेट ये रहने वाला है और आपको जो अपना पार्टिसिपेशन है कमेंट सेक्शन के थ्रू बताना है. सो क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पे आएगा आप वीडियो को पॉज करना है, अपना आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करना है, वापस आके चेक करना है और बाय द एंड ऑफ द वीडियो अपना फाइनल स्कोर कमेंट सेक्शन में टाइप करना है. सो आई विश यू ऑल अ वेरी गुड लक. स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ. विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज एलिमिनेटेड बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट? द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू एजुकेशन. आपको बताना है कि इसमें से कौन सा वो राइट है, फंडामेंटल राइट था है जिसे 44th अमेंडमेंट के थ्रू पार्लियामेंट ने एलिमिनेट कर दिया था. सो आपको बताना है क्या वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ था, राइट प्रॉपर्टी था या फिर आपका राइट टू एजुकेशन था. और इसमें जो आपका आंसर है वो होगा आपका सी, क्योंकि जब हम 44th अमेंडमेंट की बात करते हैं जो कि आपका 1978 में आया था, इसके थ्रू आपका राइट टू प्रॉपर्टी एक्चुअल में जो जिसे हम बात करेंगे कि राइट टू एक्वायर होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, ये जो कि आपका उस टाइम पर आर्टिकल 19 में प्रेजेंट 7 राइट्स में से एक था. सो इसको एलिमिनेट करा गया था. तो अब जो आर्टिकल 19 में आपके हैं, आपके अब 6 राइट्स बचे हैं. इससे पहले 7 था, बट राइट टू प्रॉपर्टी को 44th अमेंडमेंट के थ्रू आपका एलिमिनेट कर दिया गया. सो आपका आंसर सी होगा. बाकी अगर हम राइट टू एक्सप्लॉयटेशन की बात करें तो आर्टिकल 23 से लेकर 24 में आपको राइट टू एक्सप्लॉयटेशन मिलता है. कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ आपका आर्टिकल 32 में होता है. राइट टू एजुकेशन आपको पता ही होगा कि आर्टिकल 21A में राइट टू एजुकेशन की बात करी गई है, जो 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू आया था, जिसमें आपके 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए एजुकेशन की बात करी गई थी एज देयर फंडामेंटल राइट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following statement with regard to the creation of new state or alteration of boundaries of state is correct? An amendment has to be moved in Parliament under Article 368 of Constitution. Ratification by 1/2 of the state is necessary after the amendment is made by the Parliament. The legislation can be passed by simple majority of both House of Parliament. और आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है 1 and 3 only, 2 only, 3 only, 1 2 and 3 only. आपको बताना है, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. अगर हम क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट की बात करें या उनकी किसी भी स्टेट की बाउंड्रीज को अल्ट्रेशन की बात करें, तो पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि अमेंडमेंट जो होगा वो आर्टिकल 368 के अंदर पे मूव किया जाएगा. दूसरा ये बोलता है कि हाफ ऑफ दी स्टेट्स का रेटिफिकेशन ज़रूरी होगा अगर इस तरीके का कोई अमेंडमेंट पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस करती है. तीसरा ये कहते हैं कि जो लेजिस्लेशन है उसे सिंपल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए दोनों हाउसेज से. इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा. और आप जब इसको अच्छे से पढ़ते हैं, एक ऑप्शन आप जैसे एक स्टेटमेंट एलिमिनेट करते हैं आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि इसका आंसर होगा सी. ठीक, देखिए अब अगर हम अल्ट्रेशन की बात करें तो आपका आर्टिकल 3 में ये बातें बताई गई है कि किस तरीके से आपका अगर कोई स्टेट को नया बनाना है या उसकी बाउंड्रीज़ को अल्टर करना है, क्या करना है, जो भी करना है वो इसके अंदर बताया गया है. सो इसी में आपका बताया गया है कि जो पहली बात जो आपका इस तरीके का जो बिल होगा, इस तरीके का जो प्रपोजल होगा, ये पार्लियामेंट में ले लाया जाएगा. दूसरा, यहाँ पे आपका प्रेसिडेंट का कंकरेंस देना ज़रूरी है. तीसरा, जो रिगार्डिंग स्टेट है उससे ये चीज़ रेफ़र भी करी जाएगी. लेकिन यहाँ पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो प्रेसिडेंट है वो बाउंड नहीं होगा इस स्टेट के जो ओपिनियन है उससे. इसका मतलब The Parliament can draw the boundaries as per their will. Somehow ये आपका काफ़ी हद तक सही है. इसीलिए इंडिया को क्या कहा जाता है, आपका कहा जाता है इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, क्योंकि यहाँ पे स्टेट का कंकरेंस जो है आपका इम्पॉर्टेंट नहीं है. तो अब हम वापस से ऑप्शंस में आते हैं. पहला तो अगर आपको नहीं भी पता तो आप सीधे पहले दूसरे की तरफ जाएं. रेटिफिकेशन बाय 1/2 ऑफ द स्टेट इज़ नेसेसरी. और जैसे ही आपको यहाँ पे नेसेसरी वर्ड अंडरलाइन होता है आपका सीधा ऑप्शन कैंसिल होता है बी, आपका ऑप्शन कैंसिल होता है डी, क्योंकि यहाँ पे 2 है. अब जो आंसर हो सकता है 1 और 3 या 3 में से हो सकता है. इसका मतलब 3 तो आपका एब्सोल्युटली करेक्ट है. अब फर्स्ट वाले ऑप्शन की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ये जो भी आपका प्रपोजल होगा, जो भी अमेंडमेंट होगा आर्टिकल 368 के यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कंसिडर किया जाएगा. तो ये भी आपका गलत है. आप आर्टिकल पढ़ेंगे तो वहाँ पे साफ साफ ये कहा गया है कि ये इसके अंदर कंसिडर नहीं किया जाएगा. तो आपका आंसर होता है सी.
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पंचायती राज सिस्टम इज करेक्ट आर करेक्ट। आपको पंचायती राज के बारे में करेक्ट बताना है। ऑल सीट्स इन पंचायत आर फिल्ड बाय पर्सन चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन। सारी जो सीट्स होती है पंचायत में जो डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू फिल करी जाती हैं। दूसरी स्टेटमेंट, द ग्राम सभा कंसिस्ट ऑफ अ पर्सन रजिस्टर्ड इन विलेज इलेक्टोरल रोल। क्या ग्राम सभा में सिर्फ वो लोग आते हैं जो कि विलेज के इलेक्टोरल रोल में इनरोल रहते हैं। तीसरा, द चेयरपर्सन ऑफ पंचायत इज इलेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद लॉ पास्ड बाय ईच स्टेट। क्या जो चेयरपर्सन होता है वो उस मेथड के थ्रू आपको इलेक्ट किया जाता है जो कि उस स्टेट ने लॉ पास करके बनाया है। या फिर ऑल दी स्टेट्स इन इंडिया हैव अ 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायत। क्या सारे स्टेट्स के पास आपका 3 टायर सिस्टम है। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन से जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। आपके ऑप्शन है 1 and 4 ओनली, 1, 2 and 3 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1, 2, 3 and 4 ओनली। और इसमें जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका, अच्छा एक एक करके देखते हैं। पहले आप इसमें से उन को एलिमिनेट कर सकते हैं जो कि आपको काफ़ी एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स लगते हैं। फॉर एग्जांपल, ऑल दी स्टेट्स इन इंडिया हैव अ 3 टियर सिस्टम। हो सकता है ये नहीं, बट आप अगर हम बात करें जब आप पंचायती रजिस्ट्रेशन पढ़ते हैं तो आप वहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे पॉपुलेशन का आपका एक सिस्टम रखा गया है कि मिनिमम आपके 2 टियर तो होने ही चाहिए। और अगर आपकी एक फिक्स से ऊपर पॉपुलेशन है तो आपका 3 टियर भी आपका प्रेजेंट होगा। ठीक है। सो अगर हम ऑल दी स्टेट वाले के साथ जाते हैं और अगर आप इसको डाउट में भी रखते हैं तो आपका कहीं ना कहीं ऑप्शन ए और ऑप्शन डी एलिमिनेट हो सकता है। वापस से स्टेटमेंट्स की तरफ आते हैं। पहला, ऑल दी सीट्स इन पंचायत आर फिल्ड बाय पर्सन चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन। तो ये बिल्कुल ठीक है। जब आप उसमें पढ़ते हैं, एक्ट को पढ़ते हैं तो ये चीज़ों के बारे में बात करी गई है। नेक्स्ट ये बोलते हैं कि द ग्राम सभा कंसिस्ट ऑफ पर्सन रजिस्टर्ड इन विलेज इलेक्टोरल। एग्जैक्टली डिटो ये लाइन आपकी वहाँ पे लिखी गई है। तीसरा, जो चेयरपर्सन होता है पंचायत का वो उस मेथड से इलेक्ट किया जाता है जहाँ पे हर स्टेट अपने तरीके से स्टेट लेजिस्लेचर और मेथड अपना बनाता है। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो अगर आप इसमें जाते हैं तो आपका आंसर इसमें 1, 2 and 3 होगा, क्योंकि 1, 2, 3, 4 आपके आंसर में नहीं है। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज स्लैश आर करेक्ट। द इलेक्शन ऑफ पंचायत आर कंडक्टेड बाय स्टेट इलेक्शन कमीशन। क्या पंचायत के इलेक्शन को स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कंडक्ट करते हैं। दूसरा, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। क्या स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करता है। नेक्स्ट, द स्टेट लेजिस्लेचर हैव द पावर टू मेक लॉज ऑन ऑल मैटर रिलेटिंग टू पंचायत इलेक्शंस। क्या स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये सारे पावर है कि वो पंचायत के मैटर्स इलेक्शंस में आपके लॉ बना सके। ऑप्शन हैं 2 ओनली, 1 and 2 ओनली, 1 and 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली। और आपका जो इसमें आंसर होगा, अच्छा एक एक करके करते हैं इसको। पहला आप देखेंगे, इलेक्शन ऑफ पंचायत आर कंडक्टेड बाय स्टेट इलेक्शन कमीशन। अगर आपने इलेक्शन कमीशन पढ़ा होगा तो आपने उसे पढ़ा होगा कि जो पार्लियामेंट के इलेक्शंस होते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन होते हैं, तो वो तो आपके इलेक्शन कमीशन करता है, नेशनल लेवल का जो होता है। वहीं जब हम लोकल बॉडीज़ की बात करते हैं तो जो आपके स्टेट इलेक्शन कमीशन होते हैं वो इनके इलेक्शंस कंडक्ट करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है आपका, इसका मतलब ए तो आंसर नहीं होगा। अब दूसरा स्टेटमेंट आते हैं, द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट हो जाता है। कहीं पे भी आपको इस तरीके की चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं, क्योंकि इसका अपॉइंटमेंट गवर्नर के थ्रू किया जाता है। इवन इनकी सर्विस टेन्योर ये भी गवर्नर के थ्रू बताया जाता है। और इनका जो रिमूवल होता है वो कैसा होता है, जैसे एक हाई कोर्ट के जज का होता है उस तरीके से। ओके। सो सेकंड स्टेटमेंट जैसे ही गलत होता है, आपका ए तो ऑलरेडी कैंसिल था, बी कैंसिल हो गया, सी कैंसिल हो गया, आपका आंसर सीधा आया 1 and 3। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ यूनियन कैबिनेट। आपको बताना है कि यूनियन कैबिनेट का करेक्ट डिस्क्रिप्शन कौन सा नहीं है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। क्या ये पार्लियामेंट का पार्ट है। दूसरा, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट। क्या पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल होता है या प्रेसिडेंट को होता है। इट रिमेन्स इन पावर टिल इट इन्जॉयज कॉन्फिडेंस ऑफ पार्लियामेंट। तब तक ये पार्लियामेंट में होगा जब तक कि तब तक ये पावर में होगा जब तक कि पार्लियामेंट में कॉन्फिडेंस होगा। या फिर अ पर्सन आउटसाइड द पार्लियामेंट कैन नेवर अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ कैबिनेट। क्या ये सही है, क्या ये गलत है, आपको इनकरेक्ट बताना है। इसमें जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका डी। बहुत ही ऑब्वियस था ये, क्योंकि सबसे पहले अगर हम कैबिनेट की बात करें, एक होता है आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसमें आपके नंबर ऑफ मिनिस्टर्स आ जाते हैं, अराउंड 50 से 60 के अराउंड आपके मिनिस्टर्स इसमें होते हैं। उसका भी एक छोटा वर्जन होता है जहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज और उनके मिनिस्टर्स
का ये ग्रुप होता है जिसमें 15 से 20 आपके मिनिस्टर्स होते हैं, ओके। और ये ही जो होते हैं, कहा जाता है कि ये जो मेन होते हैं जो देश चलाते हैं। अब इनके बारे में बात करें तो क्या एक पर्सन को जो पार्लियामेंट के बाहर गया है उसे कभी भी आपका मेंबर नहीं बन सकता कैबिनेट का, ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ही कैन बी अपॉइंटेड बट विद इन 6 months ही हैज़ टू गेन द मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट। सो उसे पार्लियामेंट की मेंबरशिप गेन करनी होगी 6 months के अंदर एट एनी कॉस्ट। उससे पहले तक वो, इसका मतलब पहले उसको अपॉइंट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट के बाद उसे मेंबरशिप गेन कर सकता है। और ही इज़ ये फ्लेक्सिबल रखा गया है उसके लिए, ठीक है। तो आपका डी वाला ऑप्शन गलत होता है क्योंकि इसने बोला है कैन नेवर बी अपॉइंटेड, ये गलत हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट करेक्ट, आपको बताना है गलत क्या होगा। Representative of state in Rajya Sabha are elected directly by the people. Representative from Union Territory in Lok Sabha are chosen by direct elections. Rajya Sabha has 12 nominated members. Lok Sabha has seats reserved for scheduled caste and scheduled tribes. अब आपको बताना है यहाँ पे कि क्या इसमें स्टेटमेंट रॉन्ग है। और जैसे ही आप फर्स्ट स्टेटमेंट की तरफ को जाते हैं, ये आपका बिल्कुल गलत हो जाता है क्योंकि राज्यसभा में जो आपका रिप्रेजेंटेशन जाता है स्टेट्स के थ्रू, वो कौन करके भेजते हैं, वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं ना, वो ये नॉमिनेशन करके वो इनको भेजते हैं इलेक्शन करके। और इनका मेथड क्या होता है, इनका मेथड होता है आपका सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का। और यहाँ पे इनको सीट्स भी आपकी पॉपुलेशन के बेस पे अलॉट होती है। तो पहला आपका बिल्कुल गलत हो जाता है, सीधे आपका ये आंसर होगा कि आपका राज्यसभा में जो लोग भेजे जाते हैं लोग पीपल डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते उनको, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज स्लैश आर अवेलेबल टू नॉन सिटीजन्स। नॉन सिटीजन्स को कौन से अवेलेबल हैं पूछा गया है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन द मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। करेक्ट बताना है 1, 2 and 3, 1, 3 and 4, 2, 3 ओनली। और इसमें आपको बताना है कि नॉन सिटीजन को कौन कौन से अवेलेबल है। एक एक करके देखते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19, फ्रीडम ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन, इसका मतलब होता है कि कोई इंसान अपने ही खिलाफ विटनेस नहीं हो सकता है। उसके बाद फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, इसमें आएगा आपका आर्टिकल 25 के अंदर आपका ये आता है। और आपका डिस्क्रिमिनेशन आपका 16 के अंदर आता है, ठीक। अब दो तरीके से आपके फंडामेंटल राइट्स आपके यहाँ पे देखे गए हैं। एक जो सिटीजन्स को अवेलेबल हैं, सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं, दूसरे जो सब के लिए हैं, यानी कि उसमें नॉन सिटीजन्स भी आ जाते हैं, आपके फॉरेनर्स एलियन सब आ जाते हैं, ठीक है। तो सिटीजन्स को कौन कौन से हैं, 15 हो गया आपका, आर्टिकल 16 हो गया, आर्टिकल 19 हो गया, आर्टिकल 29 हो गया, 30 हो गया। देन इसके अलावा जितने बचेंगे वो आपके क्या होते हैं, वो सबके लिए अवेलेबल है। ये कुछ ऐसे हैं जो कि आपके सिर्फ इस तरीके से सिटीजन्स के पास अवेलेबल है। अब इसमें देखेंगे हम कि इसका मतलब 19 आपका सिर्फ सिटीजन के लिए है, तो ये नहीं होगा। तो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया, आपका बी वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब ऑप्शन में आता है सी और डी। इसका मतलब सेकंड तो ऑब्वियसली है क्योंकि यहाँ पे आपका 20 है, यहाँ पे नहीं है 20 है, इसका मतलब 20 यहाँ पे होगा। उसके बाद 25 आपका यहाँ पे है, नहीं है, इसका मतलब 25 यहाँ पे होगा। 16 यहाँ पे है, हाँ है, इसका मतलब 16 यहाँ पे नहीं होगा और आपका आंसर होगा 2 and 3। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट बताना है। ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, ही मस्ट नॉट लेस देन 35 years, he is elected by members of electoral college consisting of members of both house of parliament, his term of office is 5 year। आपको प्रेसिडेंट के वाइस प्रेसिडेंट के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहले कहते हैं कि वो री इलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, दूसरा कहते हैं कि उनको 35 साल से कम का नहीं होना चाहिए, तीसरा कहते हैं कि उनका इलेक्टोरल कॉलेज जो होता है उसमें दोनों हाउस के मेंबर्स आते हैं, ओके, और उनका टर्म 5 साल का होता है। और इसमें आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है फर्स्ट, बिकॉज ही इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। दूसरा बिल्कुल ठीक है। तीसरे की जब इलेक्टोरल कॉलेज की बात करें तो इनके इलेक्टोरल कॉलेज और प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में थोड़ा सा डिफरेंस ही आ जाता है कि यहाँ पे आपके इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड दोनों मेंबर्स होते हैं, ओके। और इनके पास यानी कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में स्टेट असेंबली का रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। बाकी टर्म 5 ईयर का है, ये बिल्कुल ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव अगेंस्ट। आपको बताना है नो कॉन्फिडेंस मोशन किसके अगेंस्ट लाया जा सकता है। एन इंडिविजुअल मिनिस्टर, अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, पॉलिटिकल पार्टी। और ये बहुत ईजी था, इसका आंसर था आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कि आपका आर्टिकल 75 के अंदर बताया गया है कि ये जो होते हैं आपके कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किसके लिए, लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
ये इनका जो कॉन्सेप्ट होता है स्विम एंड सिंक टुगेदर वाला होता है। अगर आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन आप लेके आए हैं और वो आपका पास हो चुका है तो सबको आपका रिज़ाइन करना होगा, ठीक। सो यहाँ पे आपका आंसर आपका बी होगा। सो दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच। फाइनल स्कोर लिखना मत भूलिएगा।